अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछली वीडियो में न्यूटन्स का लॉ पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बेसिस पे। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 लॉज आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी वो अपनी जगह पे ही रहेगा। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो अपने रेस्ट मोशन में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड बरकरार रहेगी अनलेस उसके पास जो है वो अनबैलेंस फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। मतलब आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ये आप याद रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन की स्टेट में ही रहेगा और उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी। अनलेस अगर हम उसकी कोई बाहर की फोर्स उस पर अप्लाई करें तब वो चेंज हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है वो अपनी स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये कहता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो ये यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैंने पिछली बात की है। एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जो ही मैंने आपको स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन किया वही बात हो रही है यहाँ पे। दिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज इनर्शिया। यानी कि अब इनर्शिया, हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम क्यों कहते हैं कि जो टेंडेंसी होती है ना टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। If all the external forces cancel each other out, then there is no net force acting on the object. If there is no net force acting on the object, then the object will maintain a constant velocity. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं इनर्शिया की, जिसमें हमारे पास एरोडायनेमिक्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फर्स्ट जो आ जाती है द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन व्हेन अ प्लेन पायलट चेंज द थर्ड सेटिंग ऑफ एन इंजन। यानी कि अगर हम एयरप्लेन की मोशन की बात करें तो वो अपनी स्टेट में ही रहता है जब तक जो है वो पायलट जो है वो उसको चेंज ना करे। यानी कि मतलब पायलट के कंट्रोल में होता है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हम दूसरा देखते हैं द मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमॉस्फेयर। अगर कोई ऊपर से बॉल गिर रही है तो अगर उसको एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिलेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी। अ मॉडल रॉकेट बीइंग लॉन्च्ड अप इनटू द एटमॉस्फेयर द मोशन ऑफ अ काइट व्हेन द वाइंड चेंज। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब भी आप इन ऑब्जेक्ट्स पे देखते हैं तो उनकी स्टेट चेंज कर देती हैं। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ। अगर उसकी स्टेटमेंट देखते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सेलरेशन जो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड करती है, उसके मास पे और उसकी फोर्स पे जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कि बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन की बात हो रही है। और अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो है वो F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो हमारे पास नहीं, अगर हमारे पास मास बढ़ेगा तो उतनी ही हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ेगी, उतनी ही हमारे पास फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब जब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो आप ये नोट करेंगे कि फोर्स की एक और डेफिनेशन हमारे पास सामने आ जाती है जो कि है चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। यानी कि अब यहाँ पे देखें, जो मैंने आपके पास डायग्राम शेयर किए यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, मास टाइम वेलोसिटी, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिज सेकंड लॉ डिफाइंस अ फोर्स टू बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि फोर्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास टाइम वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। मोमेंटम इज डिफाइंड टू बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स वेलोसिटी v। अब यहाँ पे देखें हमने इक्वेशन बनाई है। अगर हम देखते हैं, अगर हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, तो हम उसको इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे, मोमेंटम क्या है, मास वेलोसिटी पर टाइम। तो यहाँ पे देखें F इज़ इक्वल टू mv माइनस mv बाय टी, एफ माइनस टी इनिशियल। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, विद कांस्टेंट मास अगर हम करें तो m एक तरफ हो जाएगा। फिर हमारे पास कांस्टेंट एक इक्वेशन बनती है ना सेकंड लॉ की, वो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम की हेल्प से बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन क्या आ गई, F इज़ इक्वल टू ma। किस तरह से आई, हमने m को साइड पे किया तो v बाई टी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है
तो हमने m वैसे के वैसे ही लिख लिया, F इज़ इक्वल टू m आ गया और v/t a होता है एक्सेलरेशन, तो हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली। यानी कि जब भी आप सेकंड लॉ की बात करते हैं तो आप मोमेंटम को ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ोर्स की डेफिनेशन आ जाती है कि चेंज इन मोमेंटम पर टाइम इज़ इक्वल टू फोर्स। अब अगर हम उन कंडीशंस जो मैंने स्ट्रक्चर में आपके पास शेयर की थी डायग्राम में, अगर हम उनको देखें तो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव एन एयरप्लेन एट अ पॉइंट 0 डिफाइंड बाय इट्स लोकेशन x0 एंड टाइम t0। द एयरप्लेन हैज़ अ मास m0 एंड ट्रेवल्स एट वेलोसिटी v0। यानी कि अब सब इनिशियल स्टेज बता रहे हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स F to the airplane shown above moves it to point 1. The airplane's new location is x1 and time t1. The mass and velocity of the airplane changed during the flight to values m1 and v1। यानी कि अब फाइनल वेलोसिटीज़ आ गई, यानी कि फाइनल स्टेट्स में आ गई हमारे पास। जो हमारे पास इक्वेशन थी वही जो हमने पिछले स्ट्रक्चर में समझी है। Newton's second law can help us determine the new values of v1 and m1 if we know how big the force F is. Let us just take the difference between the conditions at point 1 and the condition at point 0. Newton's second law talks about change in momentum, जैसे कि हमने पिछली बात की. So at this point we can't separate out how much the mass change and how much the velocity change. We only know how much product mv change, यानी कि momentum की बात कर सकते हैं हम. Let us assume that the mass stays at a constant value equal to m. This assumption is rather good for an airplane because the only change in mass would be for the fuel burned between point 1 and point 0. The weight of the fuel is probably small relative to the weight of the rest of airplane, especially if we only look at small changes in time. ठीक है, यहाँ पे वही सिचुएशन की बात हो रही है जो मैंने आपके पास शेयर की थी डायग्राम एयरप्लेन की, जिससे हमने F इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन निकाली थी, वही बात हो रही है. If we were discussing the flight of a baseball, then certainly the mass remains a constant. But if we were discussing the flight of a bottle rocket, then the mass does not remain a constant and we can only look at changes in momentum. For a constant mass m, Newton's second law looks alike. अब वही मतलब जो हमने इक्वेशन निकाली है फिजिकल टर्म में यहाँ पे आ गई. द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने बताया था कि v/t एक्सेलरेशन होती है. द सेकंड लॉ डेट इंट्रोड्यूसेस टू द मोर फेमिलियर प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई सेकंड लॉ की, F इज इक्वल टू ma. अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स इन्वॉल्विंग एरोडाइनमिक्स की बात करें सेकंड लॉ की, तो हमारे पास आ जाते हैं एन एयरक्राफ्ट्स मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम एरोडाइनमिक फोर्सेस, एयरक्राफ्ट वेट एंड थ्रस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है बात मास वेलोसिटी और उसके जो है वो एक्सेलरेशन की बात आ जाती है. तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की सेकंड लॉ की बात करते हैं तो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट मोशन आ जाते हैं. अब यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ भी ख़त्म होता है, हमने इक्वेशन निकाल दिया F इज इक्वल टू ma. न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर बात करें स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एट्स इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन, ये वो बात आ जाती है. ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो his third law state that for every action force in nature there is an equal or opposite reaction. If object A exerts a force on object B also exerts an equal and opposite force on object A. In other words, force results from interactions. ठीक है, सिंपल सी बात है. थर्ड लॉ में आपने ये याद रखना है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर ए कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो अगर फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट बी पे, तो ऑब्जेक्ट बी भी उतनी ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसने उसने फोर्स ली है. यानी कि अगर ए बी पे करेगा तो बी भी ए पे इक्वल और ऑपोजिट ही रिएक्शन देगा उसको. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोडायनेमिक्स, तो हमारे पास आ जाते हैं द मोशन ऑफ लिफ्ट फ्रॉम एन एयरफॉइल. The air is deflected downward by the airfoil's action and in reaction the wing is pushed upward. Second, अगर हम examples की बात करें, the motion of a spinning ball, the air is deflected to one side and the ball reacts by moving in the opposite direction. The motion of a jet engine produces thrust and hot exhaust gases flow out to the back of the engine and a thrusting force is produced in the opposite direction. यहाँ पे हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अच्छे से ख़त्म होता है. अब जो है वो हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि इनर्शिया की बात हो रही है कि जब तक कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होगी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट में रहेगा. अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो फोर्स एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है मास और उसके फोर्स पे. थर्ड लॉ की बात करते हैं न्यूटन्स के, तो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है कि अगर एक्शन यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा
दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो इसी तरह से हमारे पास न्यूटन्स के तीनों लॉ हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अभी भी अगर आपको इन तीनों लॉज में से किसी भी लॉ में कोई इशू आ रहा है या कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।